दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी है प्यार के रंग। अमन की बातें सुनकर सिया सन्न रह गई। उसे सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या सुन लिया। इतनी बड़ी बात कितनी सहजता से कह दी थी उसने। देखो सिया, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। हमारी शादी में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करके तुम तब तक बिल्कुल से ठीक हो गई तब तो यह शादी होगी, अन्यथा मैं अपने जीवन के साथ समझौता बिल्कुल नहीं कर सकता। समझी तुम? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? अगर मैं तब तक ठीक नहीं हुई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझसे शादी नहीं करोगे? सिया उत्तेजित हो उठी थी और उस वजह से वह थोड़ा ज़ोर से बात करने लगी थी। अमन ने बड़े ही गंभीरतापूर्वक गर्दन हिलाई। सिया आहत होकर बोली, अमन, शादी के बाद अगर ये एक्सीडेंट होता तब तुम क्या करते? तब भी तुम्हारा यही जवाब होता? क्या तब भी तुम मुझे छोड़ देते? जो बात हुई ही नहीं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ सिया? ये बेसिर पैर की बातें होती हैं। क्रोध और दुख से सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, तुम्हारे इस एटीट्यूड को देखकर मुझे अब ख्याल आ रहा है, अगर मेरी जगह तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ होता और यही बात अगर मैंने तुमसे कही होती तो तब तुम क्या करते? तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? अरे, अमन अब बोर हो गया और वह कहने लगा, प्लीज़ सिया, ज़रा समझदारी से बात करो, भावुकता से नहीं, व्यवहारिकता से काम लो। फालतू बातें सोचने में अच्छा है अपने इलाज पर ध्यान दो। इन सब बकवास बातों में क्या रखा है? और वैसे भी कल मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, 3 माह बाद ही लौटूंगा। मुझे विश्वास है तब तक तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। यह सब कहकर अमन वहाँ से चला गया और उसके जवाब का इंतज़ार तक नहीं किया। सिया की आंखों से अब आंसू बहने लगे। किसी ने सच ही कहा है, इंसान की पहचान दुख में होती है, सुख का तो हर कोई साथी होता है। कल तक यही अमन उससे बड़ी बड़ी बातें किया करता था, उसके साथ भविष्य के सतरंगी सपने बुनता रहता था, लेकिन इस एक हादसे ने उसे उसकी असलियत से रूबरू करा दिया था। आखिर उसकी असलियत उसे पता चल ही गई। इस समय उसे वे दिन याद आ रहे थे जब वह पहली बार अमन से मिली थी। अपनी पहली मुलाकात, दिल्ली की एक कंपनी में उसे जॉब करते हुए 2 वर्ष पूरे हो गए थे। एक बार कंपनी की तरफ से उसे और उसकी सहेली जया को 5 दिन की आउटडोर वर्कशॉप हाउ टू रिजुविनेट योरसेल्फ पर मसूरी भेजा गया था। मसूरी की ट्रिप उसे मिली थी। उसके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। वह काफ़ी खुश थी इस ट्रिप के लिए। होटल में नाश्ते के दौरान उनकी मुलाकात अलग अलग कंपनी से आए हुए अन्य लोगों से हुई जो इसी वर्कशॉप के लिए वहीं पर आए हुए थे। 30 लोगों का यह पूरा बैच था। इंट्रोडक्टरी सेशन के दौरान वह अमन से मिली थी। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सिया की ही तरह वह भी दिल्ली से ही आया हुआ था। वह भी काफ़ी उत्साहित था। पहली बार पहली सुबह योगा क्लास के बाद वे लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए निकले। क्लाइंबिंग करने के दौरान उनके चारों ओर एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी और साथ ही दस्ताने और हेलमेट भी उन्हें पहनाए गए थे सिक्योरिटी के रूप में। एक बड़ी सी चट्टान पर ऊपर से नीचे उतरते हुए वह अपना संतुलन खो बैठी थी और फिर बीच में ही लटक गई। सिया के मुंह से अचानक से चीख निकल गई थी। उसके पास से गुजरते हुए अमन ने तुरंत ही उसे संभाल लिया था और उसे सहारा दिया और वह तब तक उसे थामे रखा जब तक कि गाइड ने रस्सी ढीली करके उसे नीचे नहीं उतार दिया था ज़मीन पर। बिल्कुल सेफ होने के बाद नीचे पहुंचकर सिया की जान में जान आई और वह अमन की तरफ बढ़ी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमन का आभार व्यक्त करते हुए बोली। अमन
मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, अपना वज़न कुछ कर लेंगी तो अच्छा रहेगा। इस पर वह नाराज़ हो गई। क्या मतलब है आपका? क्या मैं मोटी हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आंखें तरेर कर वह बोला, आप तो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ हैं, बिल्कुल करीना कपूर की तरह। इस बात को सुनकर वहाँ पे खड़े आसपास दूसरे लोग एक साथ हंस पड़े और वह झेंप कर रह गई। अगले दिन उसी रिजॉर्ट के बोटानिकल गार्डन में प्रॉब्लम शेयरिंग सेशन था, यानी कि हर किसी को अपनी अपनी प्रॉब्लम सबके आगे बतानी थी। सब अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। सिया ने भी अपनी प्रमोशन न मिलने की प्रॉब्लम सबके सामने शेयर की। इस पर अमन उसका फिर से मजाक उड़ाने लगा और उसने तुरंत कमेंट किया था, मैडम, प्रमोशन पाने के लिए थोड़ा बहुत पहले काम भी करना पड़ता है। यह सुनकर वह आंखें तरेरने लगी और कहने लगी, अच्छा, मुझे तो यह बात अब तक पता ही नहीं थी। वह अचानक से चिढ़कर बोली थी। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। लौटते समय उसने जया से कहा था, ये जनाब खुद को इतना ओवर स्मार्ट क्यों समझ रहे हैं? न जाने खुद को क्या समझ रहा है। हो सकता है तुमसे दोस्ती करने का उसका ये कोई पैंतरा हो। जया चुपचाप से मुस्कुराई थी और उसने एक आंख भींच दी थी। दोस्ती? माय फुट। सिया ने ऐसी बुरी तरह से मुंह बिचकाया था। अच्छा, अब फुट पर शूज़ जल्दी से जल्दी पहन लो और कैंपटी फॉल चलने के लिए तैयारी करो। जया के यह कहते ही उसके साथ सिया भी मुस्कुरा दी थी और अब वे दूसरी तरफ कैंपटी फॉल की तरफ चलने के लिए तैयारी करने लगे। शाम को इकट्ठे मॉल रोड पर घूमने और शॉपिंग करने में सबने खूब ज़्यादा एंजॉय किया। 5वें दिन सिया और जया मसूरी की यादों को दिल में समेटे हुए दिल्ली वापस लौट आई। उन्हें यह ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। कुछ ही दिनों में सबका एक फेसबुक ग्रुप बन गया था जहाँ पर वे आपस में वार्तालाप करते रहते थे। सिया जब भी अपनी कोई फ़ोटो फेसबुक पर डालती, अमन की ओर से बड़े अच्छे कमेंट्स आते और वह उसको लाइक भी करता था। एक शाम वे सब कॉफ़ी हाउस में मिले थे। गप्पों के बीच उन्होंने आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया और आपस में फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। सिया ने नोट किया कि अमन उसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। धीरे धीरे अमन के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आने लगे। चैटिंग करते करते उनकी आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और वे लगातार एक दूसरे से चैट करते रहते थे। सिया ने महसूस किया कि अमन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि वह उसे समझती थी, जैसा उसने मसूरी में उसके बारे में नोट किया था। वह तो बहुत साफ दिल और बेहद नेक लड़का है, बिल्कुल शरीफ। कभी कभी शाम को वह उसके साथ ऑफिस आ जाता और वे दोनों पास के ही कॉफ़ी हाउस में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए अपनी अपनी प्रोफेशनल और साथ साथ व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी सारी बातें शेयर करते थे। धीरे धीरे सिया को अब लगने लगा था कि वह उसको पसंद करने लगी है। वह अमन को अब चाहने लगी है। स्मार्ट होने के साथ साथ वह सौम्य और समझदार भी था। ऐसे ही जीवन साथी की तो उसने कल्पना की थी। इसी के लिए तो वह अब तक वेट कर रही थी। एक दिन अमन का फ़ोन आया। उसने कहा, सिया, कल मेरी छोटी बहन का बर्थडे है। क्या तुम मुझे एक छोटी सी हेल्प करोगी? क्या? तुम उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदने में मेरी मदद करोगी? सिया सहमत हो गई और शाम को अमन को शॉपिंग कराने के लिए वह घर लौटी तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और मम्मी पापा को चिंतित देखा। पापा बोले, सिया बेटा, आज तुमने आने में बड़ी देर कर दी। पिछले दिनों से तुम काफ़ी देर से आ रही हो। पापा, मेरी एक फ्रेंड को अपनी बहन के लिए ड्रेस खरीदनी थी, बस उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ मॉल चली गई थी। बेटा, तुम तो आजकल के ज़माने में सबको अच्छे से जानती हो। हमने कभी तुम पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो और आजकल ज़माना भी ठीक नहीं चल रहा है बेटा। ज़माना बहुत ख़राब है। यूँ किसी के भी साथ चले जाना ठीक नहीं है। किसी के साथ जाने से पहले तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। पापा की आवाज़ में अब चिंता साफ झलक रही थी। पापा,
अमन बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। मैं उससे काफ़ी दिनों से कम 6-7 महीनों से उसे जानती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो फिर उसे घर बुला लो, यह ठीक रहेगा। हम भी उससे मिल लेते हैं और देखते हैं क्या है। सिया ने अमन को पूरी बात बताई। अगले दिन अमन अपनी मम्मी को लेकर सिया के घर पहुंच गया। उसे अपने मम्मी के साथ आता देखकर सिया अचानक से हैरान हो उठी। आखिर उसे अपनी मम्मी को लेकर आने के लिए किसने कहा था? उसे साथ लेने की क्या ज़रूरत थी? चाय पीते हुए अमन की मम्मी बोली, भाई साहब, अमन हमेशा सिया की बातें करता रहता है और हमेशा उसकी तारीफ़ करता रहता है। आज सिया से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जान गई कि वो वास्तव में प्रशंसा के काबिल है। आपकी बच्ची बड़ी ही प्यारी और समझदार है। अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं सिया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर मम्मी पापा बड़े खुश हुए और उसकी राय पूछी तो उसने सिर झुकाकर अपनी सहमति दे दी। अब मम्मी पापा को भला क्यों इनकार हो सकता था? घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता भला कहाँ से मिलता, और वह भी एक इंजीनियर लड़का मिल रहा था। और सिया, वह तो इस सुखद आश्चर्य से अभिभूत थी। उसे अपनी किस्मत पर हैरानी हो रही थी। अगले दिन उसने अमन से कहा, तुमने मुझे कभी प्रपोज तक नहीं किया और सीधा अपनी मम्मी को मेरे घर ले आए, सीधा से रिश्ता। वाह भाई वाह। अमन हंस पड़ा और बोला, मैंने तुम्हारे मन की बात अच्छे से पढ़ ली थी। मैं तुम्हारे आँखों से कुछ भी जान सकता हूँ। तुम्हारे आँखों को मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ। फिर भला प्रपोज करने की क्या ज़रूरत थी? सिया तो जैसे 7वें आसमान पर थी। शादी तय हो जाने पर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी अमन को कंपनी की तरफ से न्यूयॉर्क जाने का चांस मिला और एक बेहतरीन मौका उसे मिल गया। जाने से कुछ दिन पहले अमन ने सिया से कहा, न्यूयॉर्क जाने से पहले मैं चाहता हूँ हम दोनों अपनी शादी की शॉपिंग एक साथ जल्द से जल्द अभी से शुरू कर दें। यह सुनकर सिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह तो यही सब चाहती थी। पता नहीं कैसे अमन उसके मन की बात उसकी आंखों को देखकर जान ही लेता था। अब वह ऑफिस के बाद रोज़ ही अमन के साथ शॉपिंग के लिए जाने लगी थी और दोनों साथ साथ मिलकर दोनों की शादी की तैयारियां करने लगे। एक सुबह सिया की ऑफिस की बस छूट गई। उसने अपना स्कूटर उठाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी, वरना बस में जाने पर उसे काफ़ी लेट हो जाती। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि तभी पीछे से आ रही एक कार ने उसे ज़ोरदार धक्का मारा। धक्का लगने की वजह से जिया उछलकर सड़क पर जा गिरी और वहीं पर बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। वहां 2 दिनों तक वह आईसीयू में बेहोश पड़ी रही थी। उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, साथ ही हिप में फ्रैक्चर हो गया था। 10 दिन बहुत ही पीड़ादायक गुजरे थे। काफ़ी तकलीफ हो रही थी उसे। उसके हिप का ऑपरेशन करके टांग में ट्रैक्शन लगा दिया गया था। इसकी वजह से उसे बेहद परेशानी हो रही थी। अब उसे बिस्तर पर से हिलने की भी मनाही थी। सिया का मन इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कहाँ तो वह अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी और कहाँ अब एक असहाय अवस्था में अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। उसका मन बेहद निराश था। आंखों से हरदम केवल आंसू ही बहते रहते थे। वह केवल निराश होती जा रही थी। 10 दिन बाद डॉक्टर ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी थी। घर में सुबह से रात तक उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रहती थी। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आकाश उसे दोनों समय एक्सरसाइज करवाने उसके घर पर आते थे। सुबह से शाम तक अमन सिया के पास ही रहता था, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। वह उसे समझाता कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वैसे भी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर वह बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी, इसलिए उसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन सिया पर इनमें से किसी भी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वह लगातार निराश हुए जा रही थी। रात दिन बिस्तर पर पड़े रहने से वह बेहद
चिड़चिड़ी हो गई थी और किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं कर पा रही थी। उसे लगता अब वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, शायद उसे बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा पूरी की पूरी ज़िंदगी। एक दिन उसने अमन से यहाँ तक कह दिया कि अपाहिज की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। मैं मर जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता। अमन सिर झुकाए हुए खामोश बैठा रहा था। 5-6 दिनों से सिया अमन में लगातार बदलाव महसूस कर रही थी। पिछले 2-3 दिन से वह घर पर भी नहीं आया था, ना ही उसने उससे फ़ोन पर बात की थी। आज सुबह जब वह उसके घर आया तो उसने डॉक्टर आकाश से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। सिया की हालत में क्या कोई सुधार आ रहा है? जी कोई ख़ास नहीं। दरअसल ये बहुत ज़्यादा निराश है। इस तरह से यह कम से कम अगले 6 माह तक भी बिस्तर से नहीं उठ सकेंगी। अगर यही हाल रहा तो इनमें कोई खासी चेंज नहीं आ पाएगी। अमन के सब्र का बांध अब टूट गया। उसने सिया से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वह जल्दी ठीक नहीं हुई तो वह उससे विवाह नहीं करेगा और वह रिश्ता तोड़ देगा। सोचते सोचते सिया का मन अचानक से क्रोध से भर उठा। उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि अमन उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी कर सकता है, इसलिए उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। आखिर अमन खुद को समझता ही क्या है? उसका ज़रा सा खराब वक्त क्या आ गया कि उसने शादी तोड़ने की धमकी तक दे डाली। यह उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या वो इतनी निरीह है, इतनी असहाय है कि अमन के रहमो करम पर रहना पड़ेगा उसे? बिल्कुल नहीं। वो अमन को दिखा देगी कि वह कमज़ोर बिल्कुल नहीं है और अपनी इच्छा शक्ति से वह जल्दी से जल्दी ठीक होकर ही दिखाएगी। वह 3 माह में ठीक होकर दिखाएगी और उसके बाद खुद ही इस शादी से इनकार कर देगी। हाँ, यही सही रहेगा। अमन न्यूयॉर्क चला गया। अब सिया में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। वो जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए डॉक्टर आकाश को भरपूर सहयोग देने लगी। टांग से ट्रैक्शन हटने के बाद एक पैर से उसे वॉकर के सहारे चलने की इजाज़त मिल गई थी और उसने खूब ज़्यादा मेहनत की। 1 महीने बाद जब वह स्टिक के सहारे अपने दोनों पैरों पर खड़ी हुई तो उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। उनकी आंखें छलछला आई। आखिर यह खुशी का मौका था। पूरी तरह ठीक होने में सिया को कम से कम 3 महीने का वक्त लग ही गया। अब उसे अमन की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब न्यूयॉर्क से वापस लौटकर अमन उसके घर आया और उसके सामने खड़ा था। लॉन में बैठा वो मम्मी पापा से लगातार बातें कर रहा था। तभी सामने से सिया चलते हुए उसके करीब पहुंची। सिया को एकदम ठीक ठाक देखकर, सामने खड़ा हुआ देखकर खुशी से अमन की आंखें चमक उठी। उसे इसी दिन का इंतज़ार था। वह बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन सिया, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। मैं न कहता था कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इंसान क्या नहीं कर सकता था, और यहाँ तो तुम्हें सिर्फ फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने थे। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती सिया, तुम्हें देखकर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ये देखो, मम्मी ने अपने होने वाली बहू के लिए यह उपहार भेजा है, कहकर अमन ने एक बेहद खूबसूरत ब्रेसलेट अपनी जेब से निकाला और उसे सिया की तरफ बढ़ा दिया। सिया बोली, सॉरी अमन, मैं ये उपहार तुमसे नहीं ले सकती। क्यों? अब हैरान होने की बारी अमन की थी। जिस दिन तुमने मेरे आगे अपनी शादी की शर्त रखी थी, मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया था और मैंने अपने मन में यह ठान लिया था कि अब मैं तुम्हें 3 माह में बिल्कुल ठीक होकर दिखाऊंगी और उसके बाद मैं खुद तुमसे विवाह करने से इनकार कर दूंगी। यही तुम्हारी सज़ा है। ऐसे इंसान से मैं बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहती जो अपने रिश्ते को लेकर संवेदनशील ना हो, जो सिर्फ सुख का साथी हो और दुख में भाग निकले। सिया का चेहरा उत्तेजना से बिल्कुल लाल हो गया था, लेकिन अमन के चेहरे पर
एक सौम्य मुस्कान फैल गई। वह कुछ कहता इसके पहले ही सिया के पिता बोल उठे, बेटा तुम गलत सोच रही हो। तुम अमन को तुमने अब तक नहीं पहचाना है। इसका इरादा तुमसे शादी तोड़ने का कभी भी नहीं था। इसने जो कुछ किया हमें बताकर किया था और हमारी रजामंदी से किया था। उसने तुमसे जो कुछ भी कहा तुम्हें प्रोत्साहन देने के लिए कहा था। ज़रा सोचो तुम कितनी निराश हो चुकी थी। हम सब की समझाइश का भी तुम पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। तब हम सब ने मिलकर साथ में सोचा कि तुमसे कुछ ऐसा कहा जाए जो तुम्हें भीतर से झंझोड़ दे और तुम्हारी इच्छा शक्ति को फिर से बढ़ने का एक नया मौका मिले। यह सब हम ही ने प्लान किया था आपस में मिलकर तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए। मम्मी बोली, सिया बेटा हम तुम्हें सकारात्मक रूप से समझा कर बुरी तरह से हार गए थे। तुम पर किसी बात का भी असर नहीं हो रहा था। तब अमन ने हमसे सलाह करके ही वो सब कुछ कहा और देख लो उसका नतीजा। तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ी, जल्दी ठीक होने का जज्बा बढ़ा और तुमने अपनी बात पूरी करके दिखा दी। पापा ने भी अब बात संभाली। हाँ सिया, इसने जो भी कुछ किया वह तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया था, तुम्हें हर्ट करने के लिए, ताकि तुम्हारी इच्छा शक्ति फिर से जागृत हो जाए। मम्मी ने आगे कहा, यही नहीं बेटा, अमन बाकायदा रोज़ रात को हमसे तुम्हारा हाल चाल भी पूछता रहा। रोज़ वह हमें रात को फ़ोन करता था। सिया अपने जीवन में आए इस सुखद ट्विस्ट से बुरी तरह हैरान थी, लेकिन वह काफ़ी खुश भी थी। आखिर उसकी आंखें भर आई। इन सब चीज़ों का ऐसा अंत होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यंत्र चलित से उसके हाथ आगे बढ़े। उसने अमन का हाथ थामा और उसके हाथ से ब्रेसलेट लेकर खुद पहन लिया। अमन के साथ वो प्यार के इतने रंग देखेगी ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी छोटी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स में हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।